नमस्कार, स्वागत है आप सबका दिन भर की तमाम बड़ी और अहम खबरों के साथ मैं हूं कवींद्र। शुरुआत हेडलाइन से। राज्यसभा में विपक्ष के आक्रामक तेवर, नोटबंदी में गोपनीयता के सवाल पर जेपीसी जांच की मांग, कोऑपरेटिव बैंकों को मिले जमा निकासी का अधिकार। ममता बनर्जी की अगुवाई में राष्ट्रपति भवन तक मार्च, एनडीए सहयोगी शिवसेना का मिला साथ, फैसला वापसी के लिए राष्ट्रपति से दखल की मांग। नए नोट की किल्लत से परेशान लोग, 8वें दिन भी लंबी कतारों से निजात नहीं, शादियों और पारिवारिक आयोजनों पर खतरा। सतलुज यमुना लिंक नहर के विरोध में पंजाब विधानसभा से प्रस्ताव पारित, हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली से पानी का बिल वसूलने का फैसला, अधिग्रहित जमीन किसानों को वापस। मीडिया के काम में नहीं हो सरकारी दखल, नेशनल प्रेस डे पर बोले प्रधानमंत्री, समय के साथ प्रेस को बदलने की नसीहत। और आइए देखते हैं पहली खबर। संसद के शीतकालीन सत्र के पहले ही दिन विपक्ष ने 500 और 1000 के पुराने नोट बंद करने पर सरकार को जमकर घेरा। राज्यसभा में कांग्रेस ने आरोप लगाया कि इसकी जानकारी कुछ चुनिंदा लोगों को पहले ही दे दी गई थी। कुछ दलों ने उच्च स्तरीय जांच की मांग की। सरकार ने विपक्ष के आरोपों को गलत बताया और फैसले का बचाव किया। राज्यसभा में विमुद्रीकरण पर चर्चा की शुरुआत सदन में कांग्रेस के उपनेता आनंद शर्मा ने की। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार लोगों की परेशानियों को लेकर संवेदनहीन है। उन्होंने विदेशी बैंकों में काला धन रखने वालों का नाम उजागर करने की मांग की। कांग्रेस सांसद ने कहा कि हर दिन के साथ बैंकों और एटीएम के सामने कतारें लंबी होती जा रही हैं। कौन सा अधिकार प्रधानमंत्री और आपका है कि बैंक में जमा खातों पे पैसा निकालने पर आप पाबंदी लगाएं? यह अधिकार किस कानून ने आपको दिया है? किस संविधान ने आपको यह कानून दिया है? ये कैसा देश आप बना रहे हैं कि पैसा हमारा हो और आपसे भीख मांगे? समाजवादी पार्टी सांसद राम गोपाल यादव ने कहा कि ऐसी स्थिति आपातकाल में भी नहीं बनी, जब लोगों को ऐसी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। बीएसपी सांसद मायावती ने बिना तैयारियों के ये फैसला लागू करने पर सवाल उठाया। इन्होंने 10 महीने में, यदि सही मायने में इन्होंने ईमानदारी निष्ठा से जो आप फैसला लिया है, इसकी तैयारी की होती 10 महीने के अंदर, तो 10 महीने में जो आज प्रॉब्लम क्रिएट हुई है ये नहीं होती, बल्कि 10 महीनों के अंदर इस ओर ध्यान देने की बजाय इन्होंने अपनी पार्टी की तरफ ध्यान दिया। इस इमरजेंसी में ये दिक्कत हो गई कि आदमी अपना पैसा लेकर ही भिखारी बन गया, बैंक के सामने खड़ा है कि मेरा पैसा है, उसकी जगह मेरा पैसा दे दो। सीपीएम सांसद सीताराम येचुरी ने आरोप लगाया कि 8 नवंबर को घोषणा से पहले ही बीजेपी की पश्चिम बंगाल इकाई ने बैंक में 1 करोड़ के पुराने नोट जमा कराए। जेडीयू सांसद शरद यादव ने किसानों को हो रही दिक्कतों का सरकार से समाधान पूछा। उन्हें खाद चाहिए, बीज चाहिए, हर तरह का बीज जो है वो गोदामों में भरा हुआ है, वो बीज वाला कैश मांग रहा है। क्या इंतजाम कर रहे हैं आप किसान के लिए? और सब लोगों के लिए आपने इंतजाम किया, किसानों के लिए आपने क्या काम किया? This should be completely investigated until alternative arrangements are put in place. The Prime Minister declared 30th of December to be the final date after which these notes will not be valid. Till then, allow them to continue. इससे पहले चर्चा में हिस्सा लेते हुए ऊर्जा मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि इस फैसले से ईमानदारों का सम्मान हुआ है, जबकि बेईमानी परेशान है। एक प्रकार से ईमानदारी का उत्सव और प्रामाणिकता का पर्व पूरे देश में मनाया जा रहा है। हमने कई लोगों से जब चर्चा की 8 तारीख के 8 बजे के बाद, तब सभी ने कहा थोड़ा कष्ट है, कुछ ही दिनों का कष्ट है, और वास्तव में ईमानदार लोगों ने अपना पैसा डालना शुरू कर दिया है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 नवंबर को 500 और 1000 के पुराने नोट बंद करने का ऐलान किया था। इसके बाद से ही विपक्षी दल इसे बड़ा मुद्दा बना रहे हैं। इसे लोगों की परेशानियां बढ़ाने वाला कदम बता रहे हैं। कृति मिश्रा के साथ विशाल दहिया, राज्यसभा टीवी। और चर्चा के दौरान कई और सांसदों ने भी अपनी बात रखी। विपक्षी सांसदों का आरोप था कि इस फैसले से ग्रामीण अर्थव्यवस्था के साथ विदेशी निवेश पर भी असर पड़ेगा। कुछ दलों ने सरकार के सामने सुझाव भी रखे। वहीं कांग्रेस ने कल प्रधानमंत्री के सदन में मौजूद रहने की भी मांग की। AIADM के सांसद ए नवनीत कृष्णन ने कहा कि गांव में सभी जरूरी कामों में परेशानी हो रही है। एनसीपी के प्रफुल्ल पटेल ने बिना तैयारी के इतना बड़ा फैसला लेने का आरोप लगाया। कोई भी ऐसा निर्णय और कोई भी ऐसा कदम हमने उठाया तो इसके बारे में हमने कुछ भी सोचा नहीं, कुछ भी इसकी तैयारी नहीं रखी। आज यहाँ तक ये परिस्थिति है कि ATM में नई नोट उसका वो साइज के हिसाब से वो कैलिब्रेट नहीं हो रही है। मेडिकल इमरजेंसी, डिलीवरी, डेथ, मैरिजेस, the rural people are not having sufficient funds in their hands. It is community funded. So all the villages are providing the funds. शिरोमणि अकाली दल के नरेश गुजराल ने कोऑपरेटिव बैंकों को नोट बदलने की अनुमति मांगी। आरजेडी सांसद प्रेमचंद गुप्ता ने कहा कि फैसले से देश की छवि को धक्का लगा है। प्रधानमंत्री जी देश देश घूम के और जो इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं, FDI की बात कर रहे हैं, ऐसा इंप्रेशन मत करिए कि इस देश में सब चोर बैठे हैं, सब कालाबाजारी बैठे हैं। Sardar Prakash Singh Badal has urged both the finance minister and the prime minister that please allow the farmer to go to the cooperative banks to change his money, and this must be done immediately. सूचना और प्रसारण मंत्री M. वेंकैया नायडू ने कहा कि इस फैसले से पता चल जाएगा कि कौन काले धन के खिलाफ है और कौन साथ में। This temporary pain is going to get long-term gain. Please understand this and don't try to heckle it and then don't try to hit the poorer section. नेता विपक्ष गुलाम नबी आजाद ने कहा कि गुरुवार की चर्चा के दौरान प्रधानमंत्री भी सदन में मौजूद रहें। He should listen the honorable speakers, honorable members of different political parties, so that even if he has to make intervention or he has to reply, so that he is fully aware what the honorable members are wanting him to speak. विमुद्रीकरण पर चर्चा गुरुवार को भी जारी रहेगी। चर्चा में कई और दलों के सांसद हिस्सा लेंगे। विशाल दहिया, राज्यसभा टीवी। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने नोटबंदी का फैसला तुरंत वापस लेने की मांग की। आज उनकी अगुवाई में TMC, शिवसेना और नेशनल कॉन्फ्रेंस समेत कई दलों के नेता राष्ट्रपति से मिलकर इस मुद्दे पर उन्होंने दखल की मांग की है, जिसके बाद देश में हालात सामान्य हो सके। 500 और 1000 के नोट बंद करने के विरोध में ममता बनर्जी की अगुवाई में कई दलों ने बुधवार को राष्ट्रपति भवन तक मार्च निकाला। इसमें TMC के अलावा आम आदमी पार्टी, नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ ही NDA में शामिल शिवसेना के नेता शामिल हुए। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने विमुद्रीकरण से पैदा हुए हालात को संवैधानिक संकट बताया। ऐसा परिस्थिति हो गया कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस हो गया, एक फाइनेंशियल कैलामिटीज हो गया, एक फाइनेंशियल इमरजेंसी हो गया। हम लोगों ने मिलके, उमर जी ने बहुत बढ़िया बोला कि ये देखिए, पहले आप नॉर्मल सी रेस्टोर कीजिए। मार्च में शामिल दूसरे दलों का आरोप है कि सरकार के इस कदम से काला धन रखने वालों के बजाय आम जनता पर इसकी मार पड़ी है। काले धन वाले तो रोज लंबे रह गए, लेकिन जो सही जिसके पास सफेद धन है उसको तकलीफ हो रही है। बैंकों में जाओ तो अपना खुद का पैसा निकाल नहीं सकते। जो काले धन वाले असली हैं उनको पकड़िए। विजय माल्या 9000 करोड़ लेके भाग गया इंग्लैंड में, उनको वापस लेके आइए। स्विस बैंक में कितने पैसे पड़े हैं उनका हिसाब दीजिए। उधर कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने मुंबई के वकोला में ATM की लाइनों में लगे बुजुर्गों और महिलाओं की परेशानी पूछी। उन्होंने कहा कि सरकार के नोटबंदी के फैसले से केवल आम लोगों की मुश्किलें बढ़ी हैं। पैसा निकाल रहे हैं और आप देखना, आप सब देखना, जो लाइन में खड़े हो आप सब देखना, आपके पैसे से हिंदुस्तान के सबसे बड़े उद्योगपतियों का कर्ज माफ होने वाला है। हम
पार्लियामेंट में ये सवाल उठाएंगे। विमुद्रीकरण के ऐलान के 8 दिन बाद भी बैंकों और एटीएम के बाहर लोगों की लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक सरकार ने केंद्र से 30 दिसंबर तक पुराने नोट से लेन देन जारी रखने की मांग की है। वहीं तमिलनाडु सरकार का कहना है कि इससे किसानों को कर्ज देने पर असर पड़ रहा है। रविंद्र सिंह शोरान के साथ अनु दीवान, राज्यसभा टीवी। इस पर और बातचीत करने के लिए हमारे साथ moneybhaskar.com के संपादक हरवीर सिंह हैं। हरवीर, स्वागत है आपका। हरवीर, 8 दिन के बाद की तस्वीर जो उम्मीद की जा रही थी उससे उलट दिख रही है। हर रोज़ कुछ नए स्टेप सरकार लेती है, लेकिन उसका असर जो होना चाहिए तो उससे ज़्यादा मैं कहूँ कि भीड़ जो कतारें हैं वो और ज़्यादा लंबी होती जा रही हैं। देखिए, कतार तो अभी खत्म नहीं होगी। हो सकता है बड़े शहरों में कुछ राहत मिल जाए, क्योंकि सरकार का पूरा जो सिस्टम है उसका कोशिश होगी कि जो मेट्रो शहर हैं, जो बड़े शहर हैं, जहाँ पर इनका इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक है, वहाँ पर कोशिश करें कि जो एटीएम्स हैं और या बैंक्स हैं वहाँ कैश रिप्लेनिश करें और लोगों को पैसा मिलना शुरू हो जाए। लेकिन एक तो जो पैसा मिल रहा है उसकी सीमा बहुत छोटी है। 4,500 रुपये अगर किसी का एक्सचेंज हो रहा है तो उसको कितने समय का खर्चा उससे चल सकता है, उसको वापस आना ही है। हालांकि अब एक दिन में एक आदमी कई बार ऐसा ना कर पाए, उसके लिए इंक लगाने का व्यवस्था अनाउंस हो गई और आज से वो शुरू भी हो गया है स्टेट बैंक की कुछ शाखाओं में। बाकी जगह भी ऐसा होगा और ये कोशिश यही है कि जिससे कि कतार छोटी हो। बीच में ये भी कहा गया महिलाओं के लिए, पेंशनर्स के लिए अलग कतार लगाइए, और जो एक्सचेंज या डिपॉजिट वाले हैं उनके अलावा बैंक में जो दूसरे कामकाज है लोगों के लिए, उनके लिए अलग कतार लगाइए। लेकिन इसका असर बहुत कम दिख रहा है, बहुत कम जगह इसको फॉलो किया जा रहा है। तो इसलिए कतारें तो अभी रहेंगी, क्योंकि बहुत मैसिव ये कैश रिप्लेसमेंट का प्रोसेस है। ये सारा डिमोनेटाइजेशन नहीं है जो बार बार कहा भी जा रहा है, विमुद्रीकरण या डिमोनेटाइजेशन। डिमोनेटाइजेशन तो उतने पैसे का होगा जो कि लौट के नहीं आएगा, बाकी तो रिप्लेसमेंट है ना। तो आपको 17 लाख करोड़ की जो मुद्रा है उसमें से बहुत बड़े हिस्से का आपको कैश रिप्लेसमेंट करना है। दूसरे, हमारे अभी बहुत सारे एटीएम उसके लिए तैयार ही नहीं थे कि जो नए जो डिज़ाइन के या नए साइज़ के जो नोट आए हैं, अब कुछ एटीएम्स में रिकैलिब्रेशन हो गया है, वहाँ पर उसका पैसा निकलना शुरू हो गया है। लेकिन अभी भी आपके 2 लाख से ज़्यादा एटीएम हैं, एक एक मशीन को रिकैलिब्रेट आपको करना है। तो ये बड़ा प्रोसेस है। फिर लोगों की ज़रूरत, किसी ने 1 सप्ताह पहले जो कैश लिया या एक्सचेंज कराया 4,500 रुपया, वो अगली बार भी तो आ रहा है, खर्चे उसका तो रोज़ के हैं। बिल्कुल। दूसरे क्या हो रहा है, इसमें जो इतनी लंबी जो कतारें लग रही हैं, ये तो सिर्फ कतारें आपको दिख रही हैं। दूसरा जो बड़ी चीज़ है कि जो टर्सरी सेक्टर है, जो इनफॉर्मल सेक्टर है, उसको लेकर के दिक्कतें हो रही हैं, क्योंकि पेमेंट्स देने के लिए कैश नहीं है। जैसे ऑपरेटर्स को प्रॉब्लम है, गारमेंट मैन्युफैक्चरर को प्रॉब्लम है, डेयरी सेक्टर में किसानों के पैसा देने के लिए नहीं है, मंडियों में काम बंद हो गया, बहुत सारे राउंड रिपोर्ट्स आ रही हैं। तो ये, क्योंकि ये एक दिन का काम नहीं है, ये सिर्फ एक बार का काम नहीं है। सरकार जिस तरीके से उपाय सुझा रही है, फिर मैं कहूँ कि जहाँ पर छूट दे रही है, मैं सदन की अगर आज चर्चा में कहें कुछ बड़े पॉइंट्स में कहूँ, महाराष्ट्र में फिल्म देखने के लिए सिनेमाघरों में 1000 और 500 के नोट आप चलाने का ऐलान कर सकते हैं, लेकिन आम जो लेबर है, जो मजदूर है या किसान है, उसके लिए 500 रुपये, 1000 रुपये से अगर वो खाने का सामान खरीदता है या खाद खरीदना चाहता है तो वो नहीं कर सकता। उत्तर प्रदेश में अखिलेश सरकार ने रजिस्ट्री में पुराने नोटों को कहा है कि फिलहाल कुछ दिन तक चलेगी। जो ज्वेलर्स हैं वो पुराने नोटों के जरिए कारोबार अभी कर रहे हैं, पेट्रोल पंप अभी एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो जो बड़े मैं कहूँ कि होल हैं वहाँ तो सब कुछ सामान है, लेकिन फिर आम नागरिक ही जहाँ पर पिस रहा है, उन रास्तों पर बैरियर क्यों? देखिए, एक्चुअली क्या हो रहा है कि बहुत सारे आफ्टर थॉट्स आ रहे हैं। इनफैक्ट एक बड़े अधिकारी ने, जब मैंने पूछा कि अभी आपने ये सब अनाउंस किया, अब आप ये भी अनाउंस कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कुछ अनुभव के बाद पता लगता है। तो बेसिकली रोजाना कुछ अनुभव सामने आ रहे हैं और फिर एक अगला स्टेप घोषित कर दिया जाता है। उससे एक तो करीब अनिश्चितता टाइप की परिस्थिति है कि जो स्टेट गवर्नमेंट ने जैसे किया, यूपी गवर्नमेंट ने, कि रजिस्ट्री में लिए आप ले सकते हैं, पुराने नोट जमा कर सकते हैं, क्योंकि उसको पब्लिक यूटिलिटी मान लिया गया। पेमेंट का जहाँ पर, जैसे कुछ जगह लोगों ने आपका पानी के बिल, बिजली के बिल और जो आपका हाउस टैक्स वगैरह था वो जमा करा। अब ये, इसमें एक बड़ी विडंबना ये है कि हमारे देश में एक बहुत बड़ा नेटवर्क कोऑपरेटिव बैंक्स का है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का है। जब आप पोस्ट ऑफिस को कह रहे हो कि आप ले लीजिएगा, तो कोऑपरेटिव बैंक्स का या तो कोई आपके सामने ऐसा कोई चरित्र हो कि वो बिल्कुल सब गड़बड़ कर देंगे,
क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं निगरानी रहती है उनके ऊपर भी। नहीं, बयान ये है कि उनके पास मशीन नहीं है नकली असली नोट पहचान नहीं, नकली असली तो फिर वो बैंकिंग सिस्टम में है क्यों? देखिए, नकली असली की पहचान क्या, आप सिर्फ ये अभी जो कैश जो एक्सचेंज हो रहा है या डिपॉजिट हो रहा है उसी में करनी थी क्या आपको? ये बैंकिंग सिस्टम के ऊपर तो कोऑपरेटिव का रिफॉर्म्स के लिए आपने इतना काम किया है और इतना बड़ा नेटवर्क है। एक समय में आपका एग्रीकल्चर क्रेडिट में 40% शेयर कोऑपरेटिव सेक्टर का होता था। तो बेसिकली आपके पास एक जो व्यवस्था है, या फिर आपने उनको ब्रांडेड कर दिया है। तो ये जो आरबीआई का नोटिफिकेशन आया तो वो भी अपने आप में एक चौंकाने वाला है। और इसमें क्या होता है कि जो रूरल एरिया में इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको आपने और तंग कर दिया, क्योंकि एक हिस्से को आपने उसमें कहा कि आप इसमें शामिल ही नहीं हो सकते। तो एक तरफ तो आप कह रहे हैं कि जो ट्रेजरी में पैसा जा रहा है वहाँ क्या असली नकली की पहचान है क्या? या जैसे आपने बताया कि महाराष्ट्र में आपने सिनेमा हॉल्स में कह दिया, वहाँ क्या असली नकली की पहचान है क्या? देखिए, ये कोई तर्क सामने नहीं आ रहा, इसका मतलब कोई रैशनल नहीं है इसके पीछे। दूसरे, हर रोज आप कुछ ना कुछ ऐसे मीजर अनाउंस कर रहे हैं। इसका मतलब ये बार बार ये बात साबित हो रही है कि आपने जो इतना मैसिव आपने चेंज लाने का जो डिसीजन लिया, इसमें हमें डिबेट में नहीं जाना चाहिए कि वो ब्लैक मनी कितने निकलेगी और डिसीजन सही है या गलत है। लेकिन उससे ये जरूर साबित हो रहा है कि आपने जो सोचा था इम्प्लीमेंटेशन को लेकर के, लॉजिस्टिक्स को लेकर के, वो वाकई आपका तैयारी कहीं भी दूर दूर तक पैमाने की नहीं थी जितना वास्ट स्केल पर ये ऑपरेशन होना चाहिए था। बहुत शुक्रिया हरवीस इस पूरी चर्चा के लिए आपका। उधर आबादी का एक बड़ा हिस्सा नकदी के लिए कतारों में है और जिनके घर शादी है वो भी तैयारियां छोड़कर इन दिनों कतार में लगे हुए हैं। 500 और 1000 के पुराने नोटों पर पाबंदी का असर शादी के कामकाज और कार्यक्रमों पर सीधा पड़ रहा है। घर में बेटी की शादी की तैयारियां और पिता नकदी की लाइन में। कासगंज में रेलवे के रिटायर्ड कर्मचारी सुरेंद्र यादव के लिए पुराने नोटों पर पाबंदी बुरा वक्त लेकर आई है। बेटी शीतल के लिए जो नकदी चाहिए उसके लिए परिवार के दूसरे सदस्य भी लाइन में हैं। पैसा तो मिला लेकिन इतना नहीं कि उससे सारी जरूरतें पूरी हो जाएं। लिहाजा तिलक समारोह रद्द करना पड़ा। आज में शादी है और शादी में इतने रुपया कुल 900 रुपया हमारे पास बचा है और शादी पूरी पड़ी हमारी। बैंक से जो लाए थे वो चला गया, दे दिया, मैंने थोड़ा थोड़ा सबको डिवोट कर दिया है और अभी सामान अभी और भी आना है। मां को चिंता सता रही है कि बेटी शीतल के ससुराल में होने वाली रस्मों के लिए नकदी कहां से आएगी। वहीं शीतल घर वालों की परेशानियों को लेकर फिक्रमंद है। शादी, कम से कम शादी के जो लोग हैं उनके लिए कुछ तो आप करिए, कुछ तो कॉम्प्रोमाइज करिए। आपने तो बस अपनी एक स्कीम निकाल दी कि भैया नहीं चलेंगे। अब समस्या तो हम लोग के सामने आ रही है ना। लेकिन घर में कुछ लोग इस फैसले का समर्थन भी कर रहे हैं। घर में शादी है, ज्यादा दिक्कत नहीं है। अगर आपका कुछ भी है 15 दिन के लिए किसी को भी डिले कर सकते हो। आपका मार्केट वैल्यू क्या है, आपकी गुडविल क्या है। बैंकों में देर रात तक कामकाज हो रहा है, बावजूद इसके लाइन बढ़ती जा रही है। Public's queue that is more than 1 kilometer long, and for us it's a very difficult to go out and again put in the cash in the ATM. शीतल जैसे तमाम और जोड़े हैं जिनकी शादियों में परेशानी आ रही हैं। भारतीय शादियों का अर्थशास्त्र नकदी पर चलता है क्योंकि टेंट और बाजे से लेकर सारी रस्मों में नकदी जरूरी होती है। के घर में शादी अब खुशी के मौके की जगह मुसीबत का सबब बन गया है। छोटे से लेकर बड़े खर्चों के लिए नकद जुटाने में लोगों को खासी मशक्कत का सामना करना पड़ रहा है। कैमरा पर्सन विजय सिंह के साथ नवविक्रम सिंह, राज्यसभा टीवी, कासगंज। और इस वक्त प्रणव हमारे साथ जुड़ रहे हैं कालाहांडी उड़ीसा से। प्रणव, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि जिनके घरों में शादियां हैं उनको दिक्कत आ रही है, इसके अलावा जो ग्रामीण इलाकों में मंडियां हैं उनको लेकर भी परेशानी हो रही है। जिन इलाकों में आप गए हैं, लगातार आप कई सौ किलोमीटर की यात्रा कर चुके हैं, क्या कुछ तस्वीर दिख रही है? और सरकार जो कह रही है कि बहुत ही छोटी संख्या जहां पर परेशानियां हो रही हैं, क्या वाकई ऐसा है? जिस इलाके में मैं हूँ ये कहा जा सकता है कि उड़ीसा का ही नहीं बल्कि देश के भी सबसे पिछड़े जिलों में ये इलाका आता है। कालाहांडी का जो ये जिला है, यहाँ हमने जितने भी गांव में गए वहाँ पर कई किलोमीटर, ये कहा जाए कि जो कालाहांडी का जो मुख्यालय है भवानीपटना, वहाँ से लेकर रामपुर तक जो दूसरा कस्बा के बीच 75 किलोमीटर का फासला है और उसके बीच में कहीं भी ATM और बैंक की शाखाएं नहीं है। हाँ, इतना जरूर है कि जो कियोस्क सेंटर बनाए गए हैं, जो बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट्स हैं, तो जनधन योजना जब शुरू हुई थी तब जो खाते खुले गए थे, ऐसे प्रतिनिधि बैंकों
जिनको कि जो कि गांव में है, लेकिन अभी क्योंकि नेटवर्क की प्रॉब्लम है तो इस वजह से वहाँ से भी जो स्वाइप करके, जो कार्ड को स्वाइप करके जो पैसा लिया जाता है, उस तरह की व्यवस्था की गई है। लेकिन क्योंकि आदिवासी इलाका भी है तो कई लोगों के पास जो बैंक के खाते तक नहीं है। और चलिए प्रणव, आपकी आवाज़ बहुत साफ नहीं आ पाई, लेकिन जहाँ तक हम समझ पा रहे हैं आप कह रहे हैं कि कई जगहों पर दिक्कतें आ रही हैं, लोग परेशानी में भी हैं, कुछ जगह पर लोग समर्थन करते दिख रहे हैं इस कदम का, लेकिन उनका ये भी कहना है कि जो परेशानियां हैं इसको सरकार जल्द से जल्द दूर करे। आगे बढ़ते हैं। सतलुज यमुना लिंक नहर के विरोध में आज पंजाब विधानसभा से 2 प्रस्ताव पारित हुए। प्रस्ताव में हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली को अब तक दिए पानी पर रॉयल्टी वसूलने का भी फैसला किया गया है। इस बीच अकाली दल के पूर्व नेता परगत सिंह, नवजोत कौर सिद्धू समेत 4 विधायकों ने इस्तीफा दे दिया है। इन लोगों का आरोप है कि बादल सरकार नदियों पर राज्य के अधिकार का संरक्षण करने में नाकाम रही है। पंजाब सरकार ने हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली से पानी का बिल वसूलने का फैसला किया है। पंजाब सरकार दिल्ली, हरियाणा और राजस्थान को 1966 से लेकर अब तक दिए पानी का बिल भेजेगी। इसके साथ ही सतलुज यमुना लिंक नहर पर कोई भी काम नहीं करने का फैसला किया गया है। पंजाब विधानसभा से बुधवार को इन फैसलों से जुड़े प्रस्ताव को मंजूरी मिली। किसी को पानी ना देने दिया जाएगा, डायरेक्शन दिया कि कोई पानी नहीं देना, कोई कंस्ट्रक्शन नहीं करनी, कोई किसी को मदद नहीं करनी, हमें भी दिया, हमारे ऑफिसर्स को भी दिया। मंगलवार को ही पंजाब सरकार ने लिंक नहर के लिए किसानों की जमीन अधिग्रहण से जुड़ी पुरानी नोटिफिकेशन को भी डी नोटिफाई कर दिया था। विधानसभा के विशेष सत्र के बाद उप मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल ने कहा कि अब किसान उन जमीनों के मालिक हैं। जो जमीन एसवाईएल के लिए एक्वायर की गई थी उसको डी नोटिफाई करना है। हमने पंजाब कैबिनेट ने कल डी नोटिफाई कर दिया और उसको ट्रांसफर कर दिया फार्मर्स के नाम पे। सो आज की तारीख में ये लैंड, फार्मर्स आर ओनर्स ऑफ द लैंड, दे कैन डू व्हाटएवर दे वांट, फार्मिंग व्हाटएवर दे वांट, फार्मर्स आर ओनर्स नाउ, फ्री ऑफ कॉस्ट हमने दे दिया है। विधानसभा के विशेष सत्र में कांग्रेस के विधायकों ने हिस्सा नहीं लिया। इस बीच सतलुज यमुना लिंक मामले पर निर्दलीय विधायक सिमरजीत सिंह बैंस और बलविंदर सिंह बैंस ने विधानसभा से इस्तीफा दे दिया है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब को सतलुज यमुना लिंक नहर पर निर्माण कार्य को जारी रखने का फैसला दिया था। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। प्रेस काउंसिल के कार्यक्रम में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरकार का दखल नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि अभिव्यक्ति की आज़ादी बनी रहनी चाहिए। प्रधानमंत्री ने पत्रकारों पर हमले और उनकी हत्या पर चिंता जाहिर करते हुए उनकी सुरक्षा पर जोर दिया। नेशनल प्रेस डे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली में प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के कार्यक्रम में शामिल हुए। इस मौके पर उन्होंने कहा कि मीडिया पर सरकार या बाहरी नियंत्रण समाज के लिए ठीक नहीं है। प्रधानमंत्री ने मीडिया में आत्मनियंत्रण की व्यवस्था को सही बताया। बाहर के नियंत्रण की कल्पना तो समाज को आगे ले जाने वाली कल्पना हो ही नहीं सकती। आप ही लोगों ने बैठ करके इसी काउंसिल जैसी व्यवस्था के माध्यम से, सीनियर लोगों के अनुभव के माध्यम से और समाज का सर्वग्राही हित देख करके हम इन अवस्थाओं को विकसित कैसे करें। उन्होंने हाल के दिनों में पत्रकारों की हत्या की घटना की निंदा की। सरकारों का दायित्व बनता है कि ऐसे लोगों के साथ जो भी गलत आचरण होता है उनको न्याय मिलना चाहिए, उनकी सुरक्षा की चिंता होनी चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार और मीडिया में संवादहीनता नहीं होनी चाहिए। देश में बदलाव के लिए सरकार और मीडिया दोनों की अहमियत होती है। इस समारोह में उत्कृष्ट पत्रकारिता के लिए जाने माने पत्रकार एस निहाल सिंह को राजा राम मोहन राय राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसके साथ ही राज्यसभा टीवी के वरिष्ठ पत्रकार अरविंद कुमार सिंह को ग्रामीण पत्रकारिता के लिए सूचना और प्रसारण मंत्री वेंकैया नायडू ने सम्मानित किया। इस मौके पर पत्रकारिता के क्षेत्र के योगदान के लिए कई वरिष्ठ पत्रकारों को भी पुरस्कृत किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज का दिल्ली के एम्स में इलाज चल रहा है। 7 नवंबर को उनकी किडनी के काम न करने पर उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट किया गया था, जहां वो डायलिसिस पर हैं। सुषमा स्वराज ने ट्वीट किया है कि उनका किडनी ट्रांसप्लांट किया जाना है और जिसके लिए ज़रूरी टेस्ट किए जा रहे हैं। सुषमा स्वराज पिछले कई दिनों से सेहत संबंधी समस्याओं से जूझ रही हैं।
इससे पहले अप्रैल में उन्हें सीने में दर्द की शिकायत के बाद कई हफ्तों के लिए भर्ती कराया गया था। तो इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।